दोस्तों आज का प्रोग्राम द ब्लैक होल में डॉक्टर नाज़िर महमूद साहब की किताब है, उसकी लॉन्चिंग है, उस पर हम बात करेंगे। तो पहले मैं मेहमानों को बुलाऊंगा और ख़ुद मुसन्निफ़ को बुलाऊंगा और उसके बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले मैं ख़ुद मुसन्निफ़ को बुलाना चाहूँगा, जनाब डॉक्टर नाज़िर महमूद साहब। इनके साथ जनाब डॉक्टर हूद भाई, डॉक्टर साहब आइए। जनाब प्रोफेसर इश्तियाक अहमद साहब और जनाब अख्तर रसूल बोतला, ये हमारे मेहमान हैं जो गुफ्तगू करेंगे आज की किताब पर, और आप हैं जो गुफ्तगू करेंगे इन लोगों से और हमारे मुअज़्ज़ज़ मुसन्निफ़ से। द ब्लैक होल में जो किताब आज हम लॉन्च करने जा रहे हैं वो ये है, और ये किताब है पेन एंड पॉलिटिक्स रेजिस्टेंस इन पाकिस्तान। शायद आप लोगों ने कुछ ने देख रखी है और कुछ ने पढ़ रखी होगी, कुछ के तक अभी नहीं पहुंची होगी। तो वैनगार्ड ने अपना एक स्टॉल लगा रखा है डॉक्टर साहब जी, और आप चाहें तो वहाँ से ले सकते हैं और कुछ उस पर रायत भी आपको मिलेगी। ये किताब जो है आप देखिए, अब ये ना समझिएगा मैं इसकी मार्केटिंग कर रहा हूँ, लेकिन एक ट्रेडिशन है किताब के रिव्यू करने की, और उसमें ये भी बताया जाता है कि इस किताब को वैनगार्ड बुक्स ने छापा है, और ये भी कि इस किताब का जो हुजम है वो 358 पेजेस है, और इसका जो बैक टाइटल है वो डॉक्टर हूद भाई ने लिखा है, और इसका जो फॉरवर्ड है वो जनाब खालिद अहमद ने तहरीर किया है। ये किताब आलमोस्ट 995 रुपीज़ की है। नहीं, ये आप दूसरी किताब का बता रहे हैं वो नहीं, इसकी कीमत नहीं है, इसकी मुतबादिल तारीख की आप कीमत बता रहे हैं। ओके, इसका आप बता दें। ये तो अब वो वैनगार्ड वाले बताएंगे, असल कीमत तो 2500 है, लेकिन ये इसमें कुछ रियायत नहीं है। ये सर हाँ ठीक है, वो ठीक है, ये इश्तहार है उसका। चलें, 2 किताबें होंगी। इसका ये मकसद नहीं था कि आपको डराया जाए कि 2500 रुपये की किताब है, लेकिन ये आपको सस्ती मिलेगी वहाँ से। लेकिन इन्होंने सिर्फ 2 किताबें नहीं रखी हैं, किताबें भी कोई काफ़ी है। जी जी, इनकी 11-12 किताबें हैं डॉक्टर साहब की, और जब सवाल जवाब का सेशन इनके साथ होगा तो ज़ाहिर है मेरा पहला सवाल यही होगा कि आप थोड़ा सा उसके मतलब भी बताइए। इस सेशन को, जो कि तकरीबन 1 घंटे पर मुश्तमिल होगा, ठीक 6:15 हुए हैं, 7:15 हम इसको ख़त्म कर देंगे। इसका आधा टाइम जो है वो ये हमारे जो स्कॉलर्स हैं वो लेंगे, इसको रिव्यू करते हुए, इसके ऊपर अपना अपनी राय देते हुए, और बाकी जो आधा टाइम है वो आप मुसन्निफ़ से भी बात कर सकेंगे और दीगर लोगों से भी। उसमें आप सवाल भी कर सकेंगे, अपना रिव्यू भी दे सकेंगे, या कुछ और कहना सुनना चाहें वो भी शामिल है। ये डॉक्टर नाज़िर साहब हैं, आप में से बेशतर जानते हैं, और बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं। अगर मैं इनके मुतल्लिक थोड़ा सा बताना चाहूँ तो वो ये है कि यहाँ पर बड़ी डिटेल से इनकी शख्सियत के मुतल्लिक भी लिखा हुआ है कि एक तो इनका जो तालीमी सफ़र है वो बाहर की यूनिवर्सिटियों से है, और इंटरनेशनल रिलेशन और हिस्ट्री में मास्टर के बाद इनकी जो पीएचडी है वो एजुकेशन के साथ है, और उसके बाद बैनुल-अक़वामी इदारों के साथ एक एडवाइज़र की हैसियत से तवील अर्सा काम करते रहे हैं। मास्को में भी इनका दौरा है, पढ़ाई के हवाले से है, लेकिन वो किस नोयत का है मज़ीद वो आप इनसे पूछेंगे। मैं तो सिर्फ एक आउटलाइन दे रहा हूँ ताकि आपको बात करना आसान हो जाए। और इसके अलावा डॉक्टर साहब ने की जो बहुत इब्तदाई शोहरत जो इनकी बनी वो स्टीफन हॉकिंग की ये किताब, जिसका तर्जुमा इन्होंने किया, और ज़ाहिर है कि उस दौर में ये बेस्ट सेलिंग बुक थी पूरी दुनिया के अंदर, शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ टाइम की। और उसके बाद इनकी कुछ और किताबें भी आईं, लेटेस्ट तो इनकी ये है सिनेमा, और एक ये किताब आई जिसमें पॉलिटिक्स, पिक्चर्स, पर्सनालिटीज़, ये
और भी काफ़ी सारी किताबें हैं, तो मैंने डॉक्टर साहब को कहा था कि लेते चलें, तो उन्होंने कहा कि अब इतनी सारी कहाँ उठाए फिरेंगे। हम ऐसा करते हैं, मैंने बताया कि पहले जो आप लोग हैं इस पे अपना रिव्यू दे दीजिए, फिर हम मुसन्निफ को से बात भी कर लेंगे और ओपन भी कर देंगे इसको। It's a great privilege being part of this August session. I think जो contents of the book ख़ास तौर पे इसके 66 chapters के अंदर there are so many, I think as many, even more so, क्योंकि एक चैप्टर के अंदर 2-3 लोग भी फोकस हुए हैं। एक तो मैं इस किताब से 2 इक़्तिबासात पढ़ूँगा, क्योंकि वो आई थिंक इवन इन टर्म्स ऑफ डिफाइनिंग व्हाट रेजिस्टेंस लिटरेचर इज़ एंड हाउ इट इज़ अ पार्ट ऑफ प्रोग्रेसिव लिटरेचर, और फिर जो पेट्रियोटिज़म की इन्होंने एक पैराग्राफ के अंदर नाजिर साहब ने डिपिक्शन की है, इट्स अमेजिंग। यानी वो सेकंड पैरा भी इक्वली पावरफुल है। एंड आई थिंक व्हाट आई हैव गॉन थ्रू द टेक्स्ट एंड इट नीड्स टू बी री रेड आई थिंक 3 times, क्योंकि इसके अंदर जो कंटेंट्स हैं ना, दे आर सो रिच। यानी यू कवर द एंटायर 77 years of Pakistani history and the people who have fought for change and progress and resisted the status quo, so many of them along the decades, so beautifully. और आपने बिल्कुल उनकी जो पब्लिकेशंस हैं, उनकी जो एक्टिविज़म था, and the trials and tribulations in each case, and then कैनवस इतना ब्रॉड है कि तकरीबन लास्ट सेक्शन ऑफ द बुक मेरे ख्याल में 45 और चैप्टर 46, then you take off from Pakistan and the Indian subcontinent, and the author then takes us to the European Renaissance, to similar struggles in Thailand, in Indonesia, in Saudi Arabia, and so many other, and the history of the communist movement, not only in the subcontinent but also elsewhere, the Russian Revolution. तो diversity of topics, लेकिन चूँकि like father like son, नाजिर साहब का जो की फोकस है वो है इंसान के ऊपर। there are various comparisons that we can draw. The comparison for me has all along, because मेरा area IR, a bit of politics, तो उसमें आप स्टेट को एक तरफ रखते हो, पीपल को एक तरफ रखते हो, ठीक है। सो व्हेन यू क्रिएट अ कंट्री, वट एवर रीजन्स, आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि पहले से हालात अच्छे होंगे, विच मीन्स दैट आहिस्ता आहिस्ता जो स्टेट का फोकस ऑन स्टेबिलिटी एंड ऑर्डर पे है, और पीपल की जो एस्पिरेशंस हैं फॉर ग्रेटर फ्रीडम एंड राइट्स, वो आहिस्ता आहिस्ता ब्रिज होगा और फिर एक नेशन स्टेट क्रिएट हो जाएगी। 100 साल लगे, 200 साल लगे, 70 साल लगे। However, as we have seen throughout this progressive struggle and the resistance literature that this book covers, कि हर डेकेड के साथ तनज़ली आई है उसके अंदर। अब इस कॉन्टेस्ट को आप इसमें भी ले सकते हो, एंड आई एम इंस्पायर्ड बाय योर वर्क एंड आई वुड लाइक टू शेयर अ फ्यू आइडियाज़ फॉर दिस गैदरिंग, ताकि हम चूँकि हम करंटली 2022 के अंदर हैं, और जो क्राइसिस दैट बिगिंस in 1947 but predates it actually has aggravated to the extent कि इस वक्त बहुत सीरियस उसकी implications नज़र आ रही हैं, ख़ास तौर पे even the economic survival of the country appears to be at stake. So basically it's neither left not right, ख़ास तौर पे post Cold War period के अंदर, given my expertise, little bit of humble expertise in IR, we primarily live in a post-ideological period. Actually, मैंने जब डॉक्टर साहब से मिला और ये किताब ली, तो उसको मैंने जब पढ़ना शुरू किया, तो जो आफ्टर 1.5 hour
तो आई रियलाइज दैट डॉक्टर साहब इज़ ए पोलीमैथ, ही कैन राइट ऑन एवरीथिंग। तो उनका वो जो इतनी डाइवर्स वो इतनी डाइवर्स किताब है कि उसमें डॉक्टर नाज़र महमूद साहब रोट ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। मैंने कुछ चीज़ें इस पे पॉइंट लिखे हैं तो मैं उसके साथ साथ एक्सप्लेन करता जाता हूँ। आई होप आई विल नॉट टेक मच टाइम, आई होप आई फिनिश इट इन 10 मिनट्स। सो उसमें जो wrote on different topics ranging from philosophy to culture and politics to history, it is a true reflection of intellectual mastery of Dr. Saab. Basically, this book is a true reflection because he has written on those topics where most of our people cannot even talk about those things. So the book has 66 chapters, on various topics. It has, insightful chapters on all sensitive issues on which majority of our writers do not write or do not dare to write. The book offers great insight into the lives of those scholars and intellectuals and activists who challenge the mainstream intellectual discourse or political or religious ideas of their time, like Malala, Aslam Azhar Saab, Bazinjos, both सीनियर एंड जूनियर बजिंजो, उसके बाद अनवर सजाद साहब, फहमीदा रियाज, डॉक्टर मुबारक अली, GM सैयद। अब ये सारे वो लोग हैं और जो मतलब नेक्स्ट टाइम मेरी वो, चूँकि आई एम टीचिंग दीज डेज इस्लामिक मॉडर्निज्म इन साउथ एशिया दीज डेज दिस कोर्स, तो मैंने अपने स्टूडेंट्स को ये किताब रिकमेंड की कि आप लोग पढ़ें। और ख़ास तौर पे जो BS लेवल के स्टूडेंट्स हैं, जब वो अपना रिसर्च थीसिस जो उनका एक लिखा जाता है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 4 years, तो उसके लिए जो इनिशियल ये वाली जो पर्सनैलिटीज़ हैं, इन पे आपको रिसर्च नहीं मिलती, इन पे आपको मटेरियल नहीं मिलता। तो डॉक्टर साहब की किताब जो है वो एक बड़ी ज़बरदस्त एक इनिशियल अंडरस्टैंडिंग जो है ना इन टॉपिक्स की, इन शख्सियात के बारे में वो हमें देती है। और मतलब हिस्ट्री के जो स्टूडेंट्स हैं ख़ास तौर पे, वो इससे बहुत ज़्यादा इस्तिफ़ादा कर सकते हैं, क्योंकि इन शख्सियात के ऊपर अगर आपको 1-2 पेजेस भी सही लिखे हुए मिल जाएं तो आप फिर उससे नेक्स्ट जो है वो आपको एक लीड मिलती है एंड यू कैन देन मेक इट इनटू ए प्रॉपर थीसिस और प्रॉपर रिसर्च आर्टिकल। तो एक तो इसमें ये बहुत ज़बरदस्त था। दूसरा इसमें जो है ना द बुक जो है वो पर्सनैलिटीज़ और उनकी डिटेल्स में डिस्कस करती है। इट इज़ एक्चुअली ए ट्रेजर फॉर द स्टूडेंट ऑफ द हिस्ट्री टू गेट इनिशियल इंफॉर्मेशन अबाउट leaders and topics, and then further they can build on those things. और resistance with Christianity, ये 2-3 जो इसमें है वो एक तो मेरे वो ज़रा फेवरेट से टॉपिक हैं। उसमें क्योंकि मेरा PhD जो है वो blasphemy पे है, I am the first one in Pakistan who has done his PhD on history and politics of blasphemy laws in Pakistan. जी वो तो उसमें मतलब एक जो ज़बरदस्त जो कंपैरिजन डॉक्टर साहब ने क्रिश्चियनिटी के अंदर वो रेजिस्टेंस वाला जो है, इट्स अमेजिंग। और उसमें मेरी चूँकि उसमें कुछ चीज़ें मैंने पढ़ी हुई हैं, ज़ाहिर है डॉक्टर साहब जितना मेरा उसमें इंसाइट नहीं है, लेकिन मैं एक चीज़ ये समझता हूँ कि जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन में जो इनलाइटनमेंट और ये सारी जो मूवमेंट चली और ये हिंदुस्तान में, ये साउथ एशिया में, ये मुसलमानों में ये क्यों नहीं कामयाब हो सकी। तो आफ्टर 20 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस मुझे ये लगता है कि मुसलमानों के अंदर भी इस तरह की मूवमेंट स्टार्ट हुई है जैसे मोतज़िला थे। लेकिन अब हुआ क्या, दिस इज़ अमेजिंग कि जब मोतज़िला के पास ताकत आती है तो वो अपने मुखालफीन के साथ जो सलूक करते हैं वो वैसा ही होता है जो उनके साथ हो रहा होता है। इसी तरह रोशनिया मूवमेंट, बायज़ीद अंसारी जो है वो फ़िलोसॉफ़िकली वॉज क्लोज रिलेटेड विद वो इस्माइली थॉट और उसके साथ। लेकिन आप ये देखें कि जब उसने एक दफ़ा उसने उन इलाकों पे कब्ज़ा भी किया, कुछ छोटी सी टेरिटरी थी, अब उस टेरिटरी के अंदर बायज़ीद अंसारी ने जो चीज़ें इम्प्लीमेंट की कि जो मुझे नहीं मानेगा उसका गला काट दो। ठीक है जी, तो ये एक डिफरेंस है कि यहाँ पे, और अक्सर मैं ये कहता हूँ कि जितने मुस्लिम मॉडर्निस्ट पैदा हुए हैं वो ज़्यादातर उनकी तादाद अहले हदीस मकतबे फ़िक्र से है। लेकिन अब उनके चूँकि वो प्रोटेस्टेंट एथिक्स, वो जो मैक्स वेबर का थीसिस है कि पूरा जो वेस्ट की तरक्की है उसके पीछे प्रोटेस्टेंट एथिक्स की बात है, वो मतलब उन्होंने काम और इसकी तरफ तवज्जो दी, तो वो प्रोटेस्टेंट इज़म वाला थोड़ा सा जो अहले हदीस मकतबे फ़िक्र में वो चीज़ मौजूद थी। लेकिन हुआ उनके साथ क्या,
उन्होंने भी वही किया, वो अपने अकाबरीन के, अब आपने मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के बारे में कोई बात नहीं करनी, हालांकि उसने वो पुरानी ट्रेडिशनल सारी चीज़ों के ऊपर क्वेश्चन किया, तो ये सारे फिर दे फेल विक्टिम टू दैट हीरो वर्शिप और अपने वो अकाबरीन वाले चक्कर में। तो इस वजह से ये जब भी इनके पास इवन पावर भी आई है सेकुलर तबके के पास, तो दे ट्राई टू बिहेव लाइक द रिलीजियस पीपल, क्योंकि वो इस्लाम का वो इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है ख़ास तौर पे हमारी जनरेशन पे और सब लोगों पे, कि वो शायद ना चाहते हुए भी वो आपके मुंह से वो चीज़ें निकलती हैं, आप वो करते हैं, और आपकी वो एक तरह से डीएनए में शामिल है कि आपने वो अथॉरिटेरियनिज़म और जो एक्सप्रेशन है उसको आपने उस तरह टॉलरेट नहीं करना। यहाँ तो वैसे फ़रतुल्लाह बाबर साहब को बैठना चाहिए था, वो आ ना सके तो मैं उनकी जगह ले रहा हूँ, बात मेरी बड़ी मुख्तसर होगी। ये किताब मैंने तकरीबन 1 साल पहले पढ़ी थी। मैं जो रविश साहब ने इसका अहाता किया है, इसके अंदर क्या कुछ है, मैं वो दोहराऊंगा नहीं। इश्तियाक साहब ने और बोदला साहब ने भी बहुत सी तफसीलात इसकी बता दी हैं आपको। मैं समझता हूँ कि ये बड़ी ज़रूरी किताब थी, अच्छी किताब थी। मज़ाहिमत का मतलब क्या है उसकी अब वजाहत किसी हद तक हो चुकी है, लेकिन ज़ाहिर है कि ऐसी किताब नामुकम्मल होगी, क्योंकि मज़ाहिमत करने वाले सिर्फ यही लोग नहीं हैं जो इस किताब के अंदर जिनके नाम दर्ज हैं। ख़ास तौर पर पाकिस्तान में जो लड़ते रहे हैं उनकी फेहरिस्त बहुत लंबी है। आखिर ये 220 मिलियन का मुल्क है, इसमें शायद आपने कोई 200 अफराद की शनाख्त की है पाकिस्तानियों की, जिसमें से मैं समझता हूँ कि बेशतर तो ठीक ही किया, बहुत अच्छा था इंतखाब आपका। और कुछ नाम मैंने सुने थे, कुछ नहीं भी सुने थे, और जिनका नाम मैंने नहीं सुना था उनके बारे में जाना। चंद एक ऐसे नाम हैं जिनके साथ मैं सवालिया लगा सकता हूँ, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आखिर हर एक की अपनी राय हो सकती है। जो चीज़ मुझे लगी कि हम जहाँ पर हैं इस्लामाबाद में, तो इधर की तारीख़ में, इधर की वाहिद यूनिवर्सिटी की तारीख़ में, वाहिद उस ज़माने की, वो बातें इसमें से गायब हैं, नहीं हैं, और अगर होती तो बहुत अच्छा होता। लेकिन नाज़िर मेरा ख़्याल है उस वक्त कराची में थे, तो मैं मुख्तसर बताना चाहता हूँ क्योंकि वो चीज़ मेरे दिल के अंदर भरी हुई है और कभी मुझे मौका नहीं मिला है जमील उमर के बारे में बात करने का। जमील उमर मुझसे छोटा था, मेरा ख्याल है बहुत जल्दी चला गया। कंप्यूटर साइंस में उसने रोमानिया से पीएचडी से मास्टर्स किया था, और जब वो कायदे आज़म यूनिवर्सिटी पहुंचा तो वो हमारे ग्रुप का लीडर यूं बना कि हमें पता था कि ये हमारा लीडर है। तो हम कुछ 10 साल बड़े थे, कुछ 15 साल बड़े थे, लेकिन हमें पता था कि ये वो बंदा है जिसके पीछे हमें चलना है। किस्सा 3 नवंबर सन 81 का है। जफरुल्लाह आप थे इधर? अच्छा, आप कब आए इश्तियाक? अच्छा, तो ये उससे पहले की बात है। जमील उमर मेलोडी मार्केट में एक पैम्फलेट तकसीम कर रहा था रात 12 बजे। उस पैम्फलेट का नाम था जमहूरी पाकिस्तान। बहुत चोरी छुपे ये काम उसे करना पड़ता था। कभी हम उसका हाथ भी बटाते थे, लेकिन सबसे ज़्यादा तो वो सरगर्म था इसमें। बदकिस्मती से एक चौकीदार ने उसे पकड़ लिया और उसको पुलिस के हवाले कर दिया। एजेंसी उस ज़माने में FIA होता था, FIA के हवाले कर दिया। अगले रोज़
जनरल ज़िया ने टेलीविज़न पीटीवी पर आकर ये ऐलान किया कि जो सियासत का कैंसर है उसकी जड़ों तक हम पहुंच गए हैं और उसे हम उखाड़ के कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से बाहर फेंकेंगे। जमील उमर को गायब कर दिया गया, लेकिन इस दौरान खुशकिस्मती से कुछ ऐसे लोग जो उसके साथ पकड़े जा सकते थे वो मुल्क छोड़ गए। आई एम रियली हम्बल्ड आप लोगों की आमद यहाँ, आपका आना और दोस्तों ने यहाँ जो मेरी हौसला अफजाई की है, मैं यकीनन अपने आप को इस काबिल नहीं समझता। एक अदना सी मेरी कोशिश है, लेकिन मुझे खुशी है और मैं बड़ी इनकिसारी के साथ आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने न सिर्फ इस किताब को पढ़ा और इसकी तारीफ़ की, इसमें अच्छी बातों की निशानदेही की, और जो आपने जिस तरफ इशारा किया है कि ये ज़ाहिर है एक कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री ऑफ रेजिस्टेंस इन पाकिस्तान नहीं, जिसकी ज़रूरत है अब। यानी पाकिस्तान में मुज़ाहिमती तारीख़ जो है ये एक ऐसा मौजू है जिस पे रिसर्च होनी चाहिए, PhDs होनी चाहिए, किताबें लिखी जानी चाहिए। स्कैटर्ड चीज़ें तो मिल जाती हैं, जिसका मैंने इस किताब में कुछ थोड़ा बहुत कंपाइल करने की कोशिश की है। अब मुसीबत हमारे यहाँ ये है कि जो ब्यूरोक्रेट रिटायर होता है वो अपनी किताब लिख देता है, जो फ़ौजी रिटायर होता है वो अपनी किताब लिख देता है, लेकिन जो बेचारे मुज़ाहिमती कारकुन और मुज़ाहिमती रहनुमा हैं, ना गालिबन उनके पास वक्त होता है या ख्वाहिश नहीं होती। बहुत से ऐसे भी होते हैं जो लिख सकते हैं, जिनसे हम कहते रहते हैं कि आप लिख डालें, वो लोग नहीं लिखते। तो ये एक ऐसा शोबा है जिसमें काम करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन काम होना चाहिए। तो ख्वाहिश तो मेरी यही है कि अब इसमें मज़ीद एडिशन हो, अगर इसका अगला एडिशन आया तो अगर मुझे वक्त मिला, और ज़ाहिर है कि अब ये बात कहने में मुझे कोई आड़ नहीं है कि ये लिखते हुए लिख हम क्यों नहीं पाते हैं। हमारे जैसे और लोग, डॉक्टर मुबारक अली इस पर अक्सर शिकवा करते हैं कि अगर आप लिखें तो आप खाएं कहाँ से, क्योंकि लिखने के लिए आपको वक्त देना पड़ता है, और ये माशरा हमारा ऐसा है कि अगर आप लिखने पे वक्त लगाएं, जो लोग लिख सकते हैं वो इस पर मजबूर हो जाते हैं कि वो काम करें जो वो करना नहीं चाहते। तो मसलन ये किताब है, अगर ये किताब मैंने लिखी है, इस पर रॉयल्टी मिलना तो दूर की बात है, अगर ये किताबें बिकी जाएँ तो बड़ी बात है। और वही फिर मैं डॉक्टर मुबारक अली की मिसाल दूंगा कि वो कहते हैं कि हमारे यहाँ अगर कोई रेस्टोरेंट में जाके 5-10 हज़ार रुपये खर्च कर देगा तो उसको दुख नहीं होगा, लेकिन अगर उससे कहा जाए कि 2000 की किताब खरीद लो तो उसको ऑलमोस्ट हार्ट अटैक हो जाता है कि 2000 रुपये की किताब। तो जब जिस माशरे का ये हाल हो तो वहाँ पर कोई किससे क्या तवक्का करे कि भाई आप काम क्यों नहीं करते। तो यही मैं 2-4 अल्फाज कहना चाहूँगा। बहरहाल आई एम हम्बल्ड, अगर वक्त मिला तो ज़ाहिर है मज़ीद कोशिश करेंगे कि इसमें कुछ इजाफा करें। बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल अगर आपकी तरफ से अगर सवाल आए किसी